अकॉर्डिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और सेक्शन 5 का प्रकृति के हिसाब से डाइट, ये भी हो गया। ठीक है, अब जो बाकी है डाइट प्लानिंग पूरा बाकी है ना। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सेक्शन 3 पूरा बाकी है ना, डाइट प्लानिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मील प्लानिंग। हाँ मैम, 3 पूरा बाकी है। तो मील प्लानिंग का क्या मतलब होता है? डाइट प्लान हमें कब करना पड़ता है? तो जब हम व्यक्ति की एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उसकी कोई हेल्थ कंडीशन जो भी है उसके हिसाब से, उसकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या एक्टिविटीज डे टू डे है, और उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जब हम कोई मील डिजाइन करते हैं तो वो उसके लिए उसका बैलेंस डाइट कह सकते हैं, और इसी को मील प्लानिंग भी कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू मील प्लानिंग। जब हम पर्टिकुलर पर्सन की एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशन, लाइफस्टाइल और उसके न्यूट्रिशनल नीड जो है उसके हिसाब से जब हम मील प्लान करते हैं उसको मील प्लानिंग या बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर इसको और सही तरह से समझे तो राइट फूड, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम और राइट न्यूट्रिशंस, इन सब चीजों को अगर मिलाए तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को प्रॉपर अमाउंट में फूड, प्रॉपर उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फूड, प्रॉपर समय पर फूड, इन सब चीजों को साथ रख के जब हम प्लान करते हैं तो उसको बैलेंस डाइट या मील प्लानिंग कहते हैं। क्यों करना चाहिए मील प्लानिंग? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। सबसे पहला है हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मील प्लानिंग। इसके बाद है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि उसकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी है। इसके अलावा इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर किसी बच्चे के लिए आप मील प्लान कर रहे हो तो उसका ग्रोथ कैसे होगा, उसकी एज वाइज उसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, उसके हिसाब से तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा।
और डिजीज मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं उससे दूर रहने के लिए, तो डिजीज मैनेजमेंट के लिए भी मील प्लानिंग जरूरी है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मील प्लानिंग हमें करना पड़ता है या करना चाहिए? तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मील। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग, कि क्यों होना चाहिए मील प्लानिंग? तो सबसे पहला जो मील प्लानिंग इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और वो हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें रोज के खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस चीज को डिसाइड करने के लिए मील प्लानिंग का होना जरूरी। तो इसके लिए हम इसको अपना डेली फूड गाइड भी बना सकते हैं कि रोज के खाने में हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, और हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डेली के 3 खाने के साथ-साथ डे टू डे लाइफ में पूरा होल वीक का हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी को कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए तो उसे हम डिवाइड करते हैं अपने मील्स में, जैसे कि पर डे 3 मील हुए, और पर वीक ऐसे 7 दिनों में 21 मील में हम क्या-क्या ऐसा लेंगे कि वो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो फुलफिल अवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो अवर फैमिली मेंबर्स, की हमें हमारे साथ साथ जो हमारा फैमिली मेंबर्स जो हमारे होते हैं उनकी बॉडी में भी कोई डेफिशिएंसी ना आए, उस तरह से सभी जो जरूरी तत्व हैं उसको इंक्लूड करके हम मील प्लान कैसे करते हैं कि सारे तत्व हम एक दिन में नहीं खिला सकते।
तो इसको हमें इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि 7 दिनों में 21 मील में हम ऐसी-ऐसी चीज़ों को ले लें जो पूरे सभी तरह के न्यूट्रिशनल जो तत्व है वो उस हफ्ते के मील में आ जाए। अब डेली रिक्वायरमेंट में जो न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, वो रोज़ आना चाहिए। 2-3 दिन में 1 बार ले ऐसा चलेगा तो उसको उस तरह से सेट करें। तो इस तरह से चीज़ों को डिवाइड करके सेट करना, इसको मील प्लानिंग बोलते हैं और यही इसका इम्पोर्टेंस भी है। अब इम्पोर्टेंस में पहला लिखा कि वो हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दूसरा जो है, वो है मेक द फूड इकोनॉमिकल। ये कैसे कि हमारे घर में कुछ चीज़ें पड़ी है, तो उसमें से ही हम उस मील को प्लान कर लेते हैं। तो अगर प्लान किया हुआ होगा कि चीज़ें इस तरह से हैं, हमारे पास 4 इंग्रीडिएंट पड़े हैं, तो उसमें से हम एक ऐसी रेसिपी बनाएँगे कि मसाले और उन इंग्रीडिएंट्स को मिलाकर हाँ, तो कहाँ पर थे हम? एक पहला लिखा था फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, दूसरा था मेक द फूड इकोनॉमिकल। जैसे हमारे घर में 4 से 5 इंग्रीडिएंट हैं, तो उसमें से एक रेसिपी बना लेना, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालना कि उसका अपना जो रोज का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो वो भी फुलफिल हो जाए। तो इसको कहते हैं मील प्लानिंग एज़ पर इकोनॉमिकल यूज़। वो हेल्प करता है फूड को इकोनॉमिकल बनाने में, ठीक है? तो ये दूसरा हुआ और तीसरा है इंडिविजुअल मेंबर को क्या पसंद है, उसके हिसाब से मील प्लान करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करना जैसे मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई लोग हैं जिसको एक तरह का मेन्यू पसंद है और दूसरों को वो मेन्यू या चीज़ें पसंद नहीं है। तो पूरा जो प्लेट है वो इस तरह से सेट करना कि इसमें से हर फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ पसंद की चीज़ आ जाए। ठीक है? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मैं रोटी और सब्ज़ी बनाती हूँ, अगर मैं बाजरे की रोटी और सब्ज़ी बनाती हूँ और वो अगर मेरे बच्चे को पसंद नहीं है बाजरे की रोटी, तो मैं क्या करूँगी कि वो रोटी और सब्ज़ी के साथ-साथ जो खिचड़ी हम बनाते हैं, उसको सादी खिचड़ी ना बनाकर उसमें वेजिटेबल्स डालकर मसाला खिचड़ी बना दी या साथ में पुलाव रख दिया। तो अपने ही एक ही प्लेट में सेट होने वाली कोई दूसरी जो चीज़ हम बनाने वाले हैं, तीसरी चीज़, उसको हम कुछ मॉडिफाई रूप में दे देंगे। जैसे कुछ सब्ज़ी उसको पसंद नहीं है, तो साथ में खीर बना ली। तो सब्ज़ी, रोटी और खीर मेन्यू में होगा, तो सब्ज़ी अगर कम पसंद है, तो भी चलेगा। तो इस तरह की कुछ मॉडिफ़िकेशन के साथ मील प्लान करना जैसे सभी फैमिली मेंबर्स के लिए जो फुलफिल हो, उस तरह का मील प्लानिंग होना। साथ-साथ न्यूट्रिशन को साथ में रखना ही है। जो चीज़ हम रख रहे हैं, उसमें क्या न्यूट्रिशन है और सबको इक्वली अच्छा न्यूट्रिशन मिले, प्लस विरुद्धाहार भी ना हो, इस तरह का कुछ हमें सोच के बनाना पड़ता है। ठीक है? तो ये आगे हम देखेंगे कि विरुद्धाहार होता है या नहीं होता है, ये विरुद्धाहार के चैप्टर में देखेंगे। अभी हमको ये देखना है कि हम जो साथ में एक प्लेट बनाते हैं या एक मील प्लान करते हैं, एक मेन्यू प्लान करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम का, तो उसमें भी सभी फैमिली मेंबर्स को क्या-क्या अच्छा लगता है, किस तरह का अच्छा लगता है, वो देख के ही हमें करना पड़ता है। ठीक है? और आगे इसके आगे है अ, ये एनर्जी, टाइम एंड मनी सेव करता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम मील प्लान कर लेते हैं, अगर हमने पूरे हफ्ते का मील प्लान कर लिया,
मील प्लानिंग ऐसा ही नहीं है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मील प्लान हो तो ये बैलेंस डाइट हो गया, ये मील प्लान हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर मेन्यू सेट हो कि पूरे वीक का मेन्यू सेट है, सपोज एक टाइम का ही क्यों ना हो, तीनों को टाइम का हो तो अच्छा है। अगर एक टाइम का भी हो तो इससे क्या बेनिफिट है कि जब हम मील प्लान कर लेते हैं तब उतने इंग्रेडिएंट्स हम पूरे हफ्ते के एक साथ घर में ला सकते हैं, फिक्स होता है। तो जब एक साथ घर में चीजें आ जाती है तो वो एनर्जी और टाइम सेविंग तो हो ही गया, साथ साथ मनी सेवर भी हो जाता है, क्योंकि बार बार बाहर जाके लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक साथ बल्क में अगर चीजें आ गई है तो वो इस तरह से भी मनी सेविंग हो गया। तो इस तरह से जब हम मील प्लान करते हैं तो वो एनर्जी, टाइम एंड मनी को भी सेव करता है। अब इसके आगे की बात नंबर 5 पर, एक और इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हेल्प करता है, यूज लेफ्ट ओवर फूड। अगर हमने दोपहर को कुछ बनाया है, जैसे दोपहर का बनाया हुआ राइस बच गया है, तो हम उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल के, कुछ सब्जियां वगैरह डाल के हम उसको पुलाव के रूप में रख सकते हैं। और साथ में पुलाव के साथ अगर हमें कुछ और चीजें जैसे मील प्लानिंग में मिक्स होती हो, जैसे सूप है, जैसे करी है, जैसे पराठा है, तो इस तरह का मील प्लान हम कर सकते हैं। तो मील प्लानिंग का मतलब ही यही है कि पहले से ही उन चीजों को ध्यान में रखकर हम मील प्लान करें, ताकि लेफ्ट ओवर फूड का भी यूज हो सके, टाइम, मनी और एनर्जी का भी सेविंग हो सके, और न्यूट्रिशन भी फुलफिल हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर हम मील प्लान करते हैं तो ये सभी तरह से यूजफुल होता है। बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यूजफुल है, और टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो एक मील प्लानिंग करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं? तो सबसे पहले तो मील प्लान होना कैसा चाहिए, और कौन से फैक्टर्स हैं जो मील प्लान को अफेक्ट करते हैं? तो नेक्स्ट टाइटल लिख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। मैडम दोबारा से बोलो तो। कौन सी चीजें हैं जो मील प्लानिंग को अफेक्ट करती है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मील प्लान जिससे अफेक्ट होता है, यानी कि मील प्लानिंग के ऊपर प्रभाव डालती है, ऐसे कौन सी चीजें हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, ये आपका टॉपिक का नाम है। आहार योजना को प्रभावित करने वाले क्या बोलते हैं, तत्व। तो सबसे पहला है आयु। मील प्लान हमें करना है, लेकिन अगर हमारे घर में 4 अलग अलग आयु के लोग हैं या 6 अलग अलग आयु के लोग हैं, तो बच्चा है, एक यंग एज है, एक एडल्ट है, एक एल्डर है, तो सबकी नीड्स डिफरेंट होगी। तो इससे हमारा मील प्लान अफेक्ट हो सकता है कि ऐसा कैसे प्लान बनाए कि सबकी नीड को फुलफिल कर सके। फिर वो न्यूट्रिशनल नीड हो, वो टेस्ट की नीड हो, वो चॉइस की नीड हो, क्या हो। जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसको किस तरह का खाना चाहिए, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसको गली हुई चीजें चाहिए जो चबा नहीं सकता। यंग एज है तो वो एक्सरसाइजिंग हो या ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। एल्डरली पीपल है तो उसको भी प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स कम चाहिए। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखकर मील प्लान बनाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारक है जो मील प्लान को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 पर लिखिए जेंडर। जिन चीजों को ध्यान में रख के हमने शुरुआत में कहा कि मील प्लान करना चाहिए, वही चीजें इसको अफेक्ट भी करती है। जैसे मेल वर्सेस फीमेल, दोनों की मेटाबॉलिक नीड जो है वो अलग होगी।
इसके अलावा है नंबर 3 पर फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां सभी तरह के जैसे 6 मेंबर है सबकी एक सी नहीं होगी। किसी की बहुत ज्यादा एक्टिव होगी और किसी की कम एक्टिव होगी। जैसे कोई एथलीट होगा घर में और कोई बिल्कुल कुछ नहीं करता होगा या बहुत कम एक्टिविटी होगी, ऐसे लोग भी होंगे। तो ऐसे में बैलेंस कैसे करना, इस डाइट को बैलेंस कैसे, उस मील को कैसे बैलेंस बनाना कि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ये एक मील प्लानिंग का सबसे बड़ा टास्क होता है। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। इसके बाद है नंबर 4 पर इकोनॉमिक स्टेटस। जैसे हमने मील तो प्लान कर लिया कि आज हम ये 6 चीजें बनाएंगे, कल दोपहर को ये बनाएंगे, शाम को वो बनाएंगे, लेकिन इसको भी अफेक्ट करता है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आर्थिक स्थिति के अंडर, बजट के अंडर रहकर हमें काम करना हो तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि कोई भी 3 इंग्रेडिएंट्स जो घर में मिलते हैं उसमें से अच्छी चीज कैसे बनाएं कि सबकी नीड फुलफिल हो सके। और कुछ ऐसी चीजों को हमें देखना पड़ता है जो इकोनॉमिकली हमें जैसे मील प्लानिंग में हेल्प करे। जैसे न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी चीजों में होता है जो अ, बहुत महंगी भी नहीं है और इजीली अवेलेबल है। ऐसी चीजों का लिस्ट करना पड़ता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन हो। तो उन चीजों को मील प्लान में शामिल करके सबकी नीड को पूरा करना पड़ता है। ये भी एक टास्क है और ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है इकोनॉमिकल कंडीशन। इसके बाद है कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। जैसे फूड हैबिट्स, कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स में क्या आएगा, जैसे फूड हैबिट्स की सबकी अलग अलग होती है। कल्चर के हिसाब से कुछ लोग जो है कुछ चीजें खाते हैं और कुछ चीजें नहीं खाते हैं। कोई वेज होता है, कोई नॉन वेज होता है। कोई जैसे हमारे कल्चर में है कि बड़ी उम्र के लोग जो है वो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो रिलीजियस के हिसाब से भी ये चीजें नहीं होती है। कुछ कल्चर में कुछ चीजें नहीं खाई जाती है। तो इसी तरह से जैसे कि ऑनियन गार्लिक जैसे कि और कुछ चीजें होती है जो कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरह की चीजों को शामिल किए बिना ही मील प्लान करना पड़ता है, या फिर ऐसा मील प्लान करना पड़ता है कि 5-6 चीजें हम बना रहे हैं तो उसमें से 1 से 2 चीजों में वो चीजें शामिल ना हो जो कुछ लोग नहीं खाते। जैसे अनियन गार्लिक के बिना 2-3 चीज बनानी, एक दूध में ये डालना। इस तरह से ये जो बैलेंस करने की प्रक्रिया है प्लान को, ये भी मील प्लानिंग का ही एक भाग है जो कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर जो है वो इस तरह से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ कंडीशन। तो हेल्थ कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती है। नॉर्मल कुछ लोग होंगे, कुछ कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगे, किसी को डायबिटीज, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह जो भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हेल्थ कंडीशंस होती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो मील प्लान किया जाता है वो सबसे ज्यादा मील प्लान को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। क्योंकि आजकल हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक होता है, कोई ना कोई ओबस होता है, कोई ना कोई अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज वाले लोग होते हैं। तो एक सा मील प्लान सबके लिए काम नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा टास्क है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा अफेक्ट भी करता है मील प्लान को, ये फैक्टर। इसके बाद है क्लाइमेट और सीजन। जो हमारे आसपास का क्लाइमेट है और जो हो सीजन, ऋतु जो चल रही है, उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे हम आजकल तो सब कुछ सब जगह मिल रहा है, फिर भी अगर हम ये सोचे कि सब्जियां तो सब मिल रही हैं तो चलो ऊंधियू
हर संडे बना लेते हैं, तो क्या इतनी गर्मी में कोई खा पाएगा या कोई खाने की इच्छा भी करेगा? तो इस तरह से ऋतु को, सीजन को ध्यान में रखकर ही मील प्लान बनाया जा सकता है। जैसे कोई सीजन है तो उसमें सब्जियां सब आती है, जैसे अभी सब्जियां आती है लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता है जितना विंटर में होता है। तो कुछ चीजें बनाना भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता और पचता भी नहीं, क्योंकि सीजन ही ऐसी है। तो ऋतु के अकॉर्डिंग जो हम सीजनल फूड और सीजन के हिसाब से डाइजेस्टिव फायर, इन दो चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें मील प्लान करना चाहिए, एज पर हम जो पढ़ रहे हैं कि आयुर्वेद में जो कहा है, उन सब चीजों को अगर हम साथ लेते हैं तो उसके हिसाब से ही मील प्लान होना चाहिए। और मील प्लान जब ऐसे होना चाहिए तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो मील प्लान को अफेक्ट करता है। तो इन इतनी चीजों को ध्यान में रखकर ही मील प्लानिंग होना चाहिए। इसके बाद नंबर 8 पर है फूड अवेलेबिलिटी। कौन कौन से फूड अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से मील प्लान होता है। तो जैसे अगर हम कोई छोटे सेंटर में रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस तरह का मील प्लान हम भी बनाएंगे, तो कुछ चीजें छोटे सेंटर में मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। जैसे सभी तरह के जो बेल पेपर्स आते हैं, कलर कलर के जो कैप्सिकम्स होते हैं, वो बेल पेपर्स हर जगह नहीं मिलते। आजकल मिलते होंगे, पहले नहीं मिलते थे। तो इस तरह से अगर हम कुछ बनाना चाहे, जैसे अलग अलग फूड आइटम्स आजकल मिल रही है जिसमें सब कलर की सब्जियां डालकर बनाने के जो ट्रेंड है, तो उसमें भी एक मर्यादा आ जाती है, क्योंकि सब जगह सब कुछ नहीं मिलता है। अवेलेबल फूड के हिसाब से ही हमें बनाना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो फूड को इफेक्ट करते हैं। जैसे टेस्ट, जैसे इमोशंस, मील प्लान को कैसे इफेक्ट करते हैं? आप में से कौन बताएगा मुझे, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है? साइकोलॉजिकल, टेस्ट, इमोशंस। जैसे मैं माँ का खाना माँ के हाथ से खाया हो और बाहर खाना, उस हिसाब से इमोशन जुड़े हुए थे। हम्म। तो कुछ चीजों का स्वाद हमें अलग ही आता है, जैसे घर का बना खाना, जैसे कुछ ऐसी चीजें जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। जैसे में बहुत गुजराती लोगों में ये सब कनेक्ट कर पाएंगे जो गुजराती होंगे। जब गरम गरम रोटियां घर में बनती थी, पहले की बात है, तो उस पर घी लगाकर, गुड़ लगाकर छोटे बच्चों को खिलाया जाता था। घी वाली रोटी, गुड़ वाली रोटी। तो बचपन में कुछ खाई हुई ये जो चीजें हैं, उसका स्वाद जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो वो इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उन चीजों के साथ। तो ऐसी चीजें भी हमारे मील प्लान को इफेक्ट करती है। तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इमोशनली जो चीज से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे डीएनए के साथ जुड़े हुए चीजें हैं, उसको हमें काब्ज समझकर कट नहीं करना चाहिए। और ओवर ईट ना हो जाए वो भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह की चीजों को लेकर, साथ लेकर हम जब प्लान करते हैं, तो ये मील प्लान तब भी इफेक्ट होता है। तो अब नेक्स्ट जो है उसमें ये है कि मील प्लानिंग, स्वस्थ जीवन के लिए आहार योजना कैसी होनी चाहिए, मील प्लानिंग फॉर हेल्दी लिविंग। ये भी आपके टॉपिक में ही है, मील प्लानिंग के सेक्शन में ही है। तो हेल्दी लिविंग के लिए कैसा मील प्लान होना चाहिए? जैसे मील प्लान कैसा होना चाहिए वो हमने देखा कि आइडियल मील प्लान कैसा होना चाहिए।
कि सबके हिसाब से बने, एज को ध्यान में रख के, जेंडर को ध्यान में रख के, सबको जरूरी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल उसको ध्यान में रख के, इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रख रख के हम जो मील प्लान बनाते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लान। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आहार योजना जब बनाते हो तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करना जरूरी है? तो सबसे पहले लिखे सीरियल्स, यानी जो फूड ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग फूड ग्रुप्स को उसमें साथ लेना जरूरी होता है। कौन से सीरियल्स? CEREALS, यानी कि अनाज सभी तरह के। इसके बाद दूसरा फूड ग्रुप है पल्सिस, यानी सभी तरह की दाल, बीन्स वगैरह। तीसरा फूड ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सारी चीजें। इसके बाद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला ग्रुप। और इसके बाद है नट्स एंड सीड्स। तो ये कुछ फूड ग्रुप्स है, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजीज एंड नट्स एंड सीड्स। तो इन सभी फूड ग्रुप्स को ध्यान में रखकर जो मील प्लान हम बनाते हैं, ये एक जनरल गाइडलाइन है कि इतने फूड ग्रुप्स हैं, उसमें से कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। जैसे अगर हम नट्स और सीड्स को देखें, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझना है कि सब फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करके हम मील प्लान कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा एक मील में? आप बताओ मुझे। नहीं। जैसे नट्स एंड सीड्स है तो हम सारा नहीं ले सकते, जैसे फ्रूट्स एंड वेजीज है तो हम सारा नहीं ले सकते, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट है तो मैक्सिमम ले सकते हैं लेकिन सब नहीं ले सकते। तो अनाज और दालों का ग्रुप है, सब नहीं ले सकते, हमें चूज करना पड़ेगा उसमें से कोई एक मील में। अगर हमें सब चीजें रखनी है तो सब फूड ग्रुप्स में से एक एक चीजें सिलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। और फिर वो सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, दिस इज द इट्स एन आर्ट। मील प्लानिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। क्योंकि आर्ट इसलिए है कि कुछ इस तरह की चीजों को हमें कंबाइन करना है जो विविधता लाए, डिश में विविधता लाई, इट्स एन आर्ट। लेकिन उसमें जो 8 तरह की चीजें हमने ली हो उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते होने चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। इट्स अ साइंस। तो विविधता होनी चाहिए, इट्स एन आर्ट। और न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और एक सी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीजें ज्यादा ना हो, उसमें भी वैरायटीज के साथ ले, इट्स अ साइंस। तो आर्ट एंड साइंस दोनों को साथ में हमें हेल्दी लिविंग के लिए रखना पड़ता है, मील प्लानिंग, आइडियल मील प्लानिंग के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम देखिए अगर अनाज का जो ग्रुप है उसमें राइस, रोटी, इसके अलावा सीरियल्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे बाजरा। अब तो कुछ मिलेट्स भी आ गए हैं, और पल्सीज तो उसमें कई तरह की दालें और कई तरह के बीन्स होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन के लिए कुछ लेना है तो क्या हम एक दाल और एक दो तरह के बीन्स इस तरह से ले सकते हैं? क्या इसमें से एक लेना चाहिए? अब किसके साथ क्या लेना चाहिए? जैसे हमने राइस लिया तो दाल लेंगे, अगर रोटी ली है तो इसके साथ कोई बीन्स की सब्जी ले सकते हैं, और इसी तरह से या राइस और कोई किसी एक बीन्स का सब्जी इस तरह से भी ले सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में हम प्रोटीन के लिए दही ले सकते हैं। अब हम दही ले रहे हैं या छाछ ले रहे हैं या मक्खन का यूज कर रहे हैं तो उन सब में प्रोटीन है, मक्खन में कुछ मिनरल्स, विटामिन भी होते हैं। तो ये चीजें ली है हमने ऑलरेडी, और दाल भी ली है, तो ये डबल प्रोटीन तो हुआ ही हुआ। कुछ नट्स भी हमने डाले,
जैसे बादाम, तो ये 3 तरह का प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पर हम रोटी ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें सोचना है। अब वहाँ पर 2 प्रोटीन है ऑलरेडी। जैसे आज हमने बीन्स की सब्जी बनाई, दाल भी बनाई और मक्खन भी है और दही भी है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल प्रोटीन हुआ। तो प्रोटीन ही प्रोटीन है। इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स भी है खाने में। फ्रूट्स नहीं होते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों में होते हैं। सोते वेजीज है जैसे। तो हम नट्स में हमें क्या लेना चाहिए फिर? वहां पर हमें बादाम नहीं लेने चाहिए क्योंकि आलमंड्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और सबसे कम प्रोटीन और कार्ब्स, कुछ हद तक कार्ब्स होते हैं और कुछ और मिनरल्स काजू में होते हैं। जो इनमें से कुछ में नहीं हो तो इस तरह के, जैसे कि हमें काजू है, वो कहीं ना कहीं जैसे सोते वेजीज में डाला, जैसे कोई करी में डाला, जैसे राइस में डाला, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमें सभी फूड ग्रुप को इंक्लूड करना हो तो फिर हमें कौन से बीन्स कौन किसके साथ लेने हैं? अगर हमने प्रोटीन ज्यादा ले लिया है किसी 1-2 इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे दाल और बीन्स, तो हमें बादाम की जगह काजू लेने चाहिए। या हमारी वेजिटेबल्स ऐसी है जिसमें प्रोटीन नहीं है, हमने हरी सब्जियों की सब्जी ली है और राइस बनाया है, इसके साथ हमें क्या लेना चाहिए? तो स्वीट लस्सी ले सकते हैं या फिर कहीं दही का ऐसा रायता बना सकते हैं जिसमें हम बादाम का यूज कर सकें, क्योंकि प्रोटीन के लिए कुछ तो चाहिए। इस तरह से तो ये हमें जो समझना, जो सोचना है वो इस तरह से सोचना है कि हमने सीरियल्स में से क्या लिया, पल्सेस में से क्या लिया, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से क्या लिया। आज से ही, जैसे आज शाम को आप खाना खाने बैठोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 5 इंग्रेडिएंट्स मेरी मील प्लेट में हैं, उसमें से मुझे क्या क्या मिलता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिपीटेडली मिल रही है ये इन 5 में, और ऐसी कौन सी चीज है जो 5 में है ही नहीं। इस तरह से सोचना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस डाइट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, मील प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आप अपने ही खाने से शुरुआत करें, तभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा वो पौष्टिक भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए और सात्विक भी होना चाहिए। अब अगर ये सारे फूड ग्रुप्स आपने ये इस तरह से समझ कर ले लिए तो वो पौष्टिक तो हो गया। सात्विक हुआ या नहीं, सात्विक आहार किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझाया है। तो सात्विक तब होता है जब आप फ्रेश बनाते हो, सात्विक तब होता है जब आप मरी मसालों का यूज कम करते हो, नमक का यूज कम करते हो, तेल का यूज कम करते हो, घी का यूज ज्यादा करते हो। ये सारी चीजें सात्विक में आती है। तो सभी फूड ग्रुप को इंक्लूड तो करना है पर फ्रेश बनाना है, ऑयल कम और मसाले कम, नमक कम, इस तरह से फ्रेश खाना खाना है। ये हो गया आपका सात्विक खाना, टाइम पर खा लेना है। और कौन सी कैटेगरी है? रसिया, सूखा नहीं बनाना है। जो भी आप बनाओ, जैसे राइस और सब्जी बनाई तो सब्जी सूखी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तेल वाली नहीं होनी चाहिए, इसमें पानी का जो मात्रा है, पानी की मात्रा वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो तरल पदार्थ हो जो भी आप खाए। तो रूखा सूखा नहीं खाना है, ये सात्विक हुआ। ऑयल क्वांटिटी कम रखनी है, स्पाइसी कम, सो अवॉइड एक्सेसिव स्पाइसी, ऑयली, प्रोसेस, ये सब सात्विक हो गया। ठीक है, अब पानी, मील में पानी की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए। तो आप जो भी बनाते हो उसके साथ, या दाल है, सूप है, छाछ है, ये सब लेना है। ज्यादा सूखा भी नहीं बनाना है खाना, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं मील प्लानिंग फॉर हेल्दी लिविंग। तो हेल्दी लिविंग में तो सब आ जाता है, सात्विकता ही आ जाती है। और जो सात्विक नहीं है, जो राजसिक है, जो तामसिक है, वो लाइफस्टाइल डिजीज देता है। तो ये हमें समझना है कि अगर हेल्दी लिविंग के लिए हम मील प्लान कर रहे हैं तो हमें सात्विक खाना किस तरह से पकाया जाए, कौन सी चीजों को साथ लेना है, कितना साथ लेना है और किस मात्रा में, किस तरह से,
इन चीजों को हमें साथ रखना है। ये मील प्लान करते वक्त खास हमें ध्यान में रखना है। तो कुछ सैंपल प्लान्स भी आगे हम देखेंगे कि किस तरह से चीजों को, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम बीन्स और दाल लेते हैं तो फिर नट्स में क्या लेना, उसी तरह से अगर हम रोटी ज्यादा, जैसे गेहूं का ज्यादा उपयोग होता है कोई रेसिपी में, तो उसके साथ हमें क्या बैलेंस करना चाहिए, प्रोटीन और फाइबर्स बैलेंस करने चाहिए। तो कैसे करेंगे, कोई ऐसी रेसिपी नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताना कि कोई ऐसी रेसिपी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सीरियल्स का ही उपयोग हो और कुछ ना हो, या हो तो बहुत कम मात्रा में हो, उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। कोई ऐसी रेसिपी जिसमें प्रोटीन ही ज्यादा है, प्रोटीन ही प्रोटीन, कार्ब्स नहीं है, फाइबर्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, तो ऐसी रेसिपी को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ये चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बतानी है। जिसको जो भी ऐसी रेसिपी याद आती है जो हम जनरली घर में बनाते ही हैं, तो उसमें से आपको ऐसी फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रेसिपी है जो एक्चुअली बैलेंस नहीं है, जो सभी चीजें हमें चाहिए वो सब उसमें नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं है, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी लिख के आना है सजेशंस के। इसको इस तरह से मॉडिफाई करके हम इसको बैलेंस मील प्लान बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एग्जाम्पल ऑफ डाइट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको ये लिख के लाना है। मैम आगे आपने जैसे वो 5 पॉइंट लिखवाए हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और मेक टू फूड इकोनॉमिकल, तो ये सारे प्रिंसिपल में जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मील हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हेल्थ मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रोगों से बचाव के लिए, ये सारी चीजें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग के सिद्धांत, क्यों हम करते हैं मील प्लानिंग। इसके अलावा भी कुछ है, मैं आगे लिखवा दूंगी, प्रिंसिपल्स में और भी 3-4 चीजें आएंगी, वो रह गई है मैं लिखवा दूंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये भी लिखेंगे और मील प्लानिंग के बारे में और समझेंगे। ठीक है, आपको भी कुछ लिख के लाना है जो टास्क मैंने दिए हैं। तो भारती बहन शायद जुड़ गए हैं। हाँ हाँ हाँ,